गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम जियोग्राफी में का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, संसाधन एवं विकास, जिसका फर्स्ट पार्ट आप हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसका पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है संसाधन एवं विकास और उसका टॉपिक का नाम है संसाधनों का विकास। ठीक है। अब संसाधनों का विकास होता क्या है, संसाधन होते क्या हैं, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कि संसाधन है क्या, रिसोर्स क्या है और उसका विकास कैसे कैसे होता है, किस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये सारी चीज़ हम लोग फर्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि संसाधनों का विकास क्या है, कैसे होता है, क्या करना है, क्या कमी है, क्यों करना है, ये सब आज कवर करते हैं। ठीक है। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन एवं जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। हम सबको पता है कि संसाधन जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें हमारी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए या हम अपने लाइफ स्टाइल को आसान बनाने के लिए, लाइफ को आसानी से चलाने के लिए रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। परंतु इसके अंधाधुंध उपयोग के कारण कई समस्याएं पैदा हुई हैं। लेकिन अगर हम इन अपने जो रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे अंधाधुंध यूज़ करते जाएं तो उसके यूज़ करने से हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो देखा जाए, फर्स्ट क्या समस्या आएगी कि संसाधनों का ह्रास। संसाधनों का ह्रास का मतलब, ह्रास मतलब होता है कमी, मतलब हमें संसाधनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे क्या लिखा है, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। अब संसाधनों का ह्रास होता क्यों है, तो कुछ व्यक्तियों के लालच हो। अब इस लाइन की मीनिंग क्या है, तो उस मीनिंग को समझिएगा। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में हमें पता है कि यहाँ पे कोयला है या कोई धातु दबी हुई है, हम उसको खोद करके निकालना है, तो अगर हम उसकी हद से ज़्यादा खुदाई या हद से ज़्यादा अधिक खनन कर दें तो उससे क्या हो सकता है कि उस अत्यधिक खनन के कारण वहाँ भूस्खलन की समस्या आ सकती है। जैसे धनबाद वगैरह ज़िलों में होता था कि भूस्खलन की समस्या आ जाती थी। कि भूस्खलन का मीन्स क्या है कि ज़मीन खिसक जाना, और ज़मीन खिसक जाने से वहाँ पे क्या होगा, भूकंप आता था वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। फिर दूसरा है कि हमें पता है, सबको पता है कि भूभाग पे कृषि की जाती है। लेकिन अब अगर किसान ऐसा सोचे या कि हम अपनी ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के रासायनिक खाद ला के डालेगा उसमें। तो रासायनिक खादों से क्या होगा कि ज़मीन की जो उर्वरकता है वो ख़त्म होते जाएगी। धीरे धीरे बीतते सालों में उसकी उर्वरकता ख़त्म होती जाएगी और जो फसल भी उत्पन्न होगी वो फसल भी खाने से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब क्या है कि संसाधनों का ह्रास, तब उसकी कमी हो जाएगी और उसका लालच व संसाधनों का ह्रास क्या क्या होता है वो हमने देखा। नेक्स्ट है संसाधनों का केंद्रीकरण। अब संसाधनों का केंद्रीकरण देखिए क्या है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। अब जैसे क्या है कि हमारे यहाँ के जो संसाधन है वो संसाधन कुछ ही लोगों के पास है। हमारे जो समाज है, समाज के हर तबके के हाथ में संसाधन नहीं है। जैसे अगर हम कहा जाए कि यहाँ की भारत की जो समाज व्यवस्था है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक उच्च वर्ग मतलब अमीर, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग मतलब गरीब। लेकिन संसाधनों के केस में ऐसा क्या है कि संसाधनों के अकॉर्डिंग अगर हम अपने समाज को बांटते हैं तो समाज के केवल 2 ही हिस्से हो सकते हैं। पहला अमीर यानी संसाधन संपन्न जिनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं, और दूसरा संसाधनहीन मतलब गरीब जिनके पास कोई संसाधन मौजूद नहीं है। थर्ड पॉइंट है वैश्विक परिस्थिति की संकट। इसका मतलब क्या होता है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, वैश्विक परिस्थिति की संकट। अब होता क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो सकता है। वैश्विक का वर्ड समझिए कि ग्लोबल है, पूरी पृथ्वी, पूरे वर्ल्ड के लिए संकट वो उत्पन्न हो सकता है। मतलब अगर हम संसाधनों का बिना सोचे समझे यूज़ करते जाएंगे तो ये पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन करके आने वाले समय में उभर सकता है। जैसे क्या क्या संकट हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आएंगी अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। पहला, भूमंडलीय तापन,
मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती जाएगी, जिससे जो बर्फ़ है, बर्फ़ हिमालय के ऊपर की या बर्फ़ है, बर्फ़ सारी पिघलेगी और पिघलने से जल का स्तर बढ़ता जाएगा, और जल का स्तर बढ़ने से बहुत सारा पोर्शन जो अर्थ का है वो जलमग्न हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत का अवक्षय का मतलब क्या है कि ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक लेयरिंग पाई जाती है, जो सन से आने वाली हानिकारक किरणें या परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी से आने से रोकता है, जिससे बहुत सारी स्किन डिजीज़ पैदा होती है। तो अगर हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे संकट पैदा होगा कि हमारे ओजोन परत में क्या हो जाएगी, छेद हो जाएगी। और अभी समझिए कि ओजोन परत में छेद जो होने का मेन कारण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है जिसके कारण स्पेशली जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो रही है, क्षरण हो रहा है, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे ज़्यादा हमारे घरों में लगे एयर कंडीशनर या एसी से निकलने वाली गैस है, जिस गैस के कारण हमारे ओजोन परत का अवक्षरण हो रहा है, कमी आ रही है। फिर पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सपोज़ अगर हम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो क्या होगा, प्रदूषण का स्तर हमारे अर्थ पर बढ़ते जाएगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होते जाएगा और बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ते जाएगी। अब भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की जो उर्वरकता है, वो क्षमता, मतलब भूमि की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये भूमंडलीय तापन, ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सबने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है, पहले समझिए ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ग्लोबल का मतलब होता है पृथ्वी, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना। मतलब जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो जो उसके बढ़ने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होना। अब इसके लिए मुख्यतः कौन सी गैसें जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो उसके लिए मेनली 3 गैसेज होती हैं। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ये आप केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेलिंग में इन गैसों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें मेनली पढ़ना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो किन गैसों से मिलकर बनी होती है, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास का में क्या आता है, तो देखते हैं आगे। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण में ह्रास हुए बिना विकास होना चाहिए। मतलब अब हमें अपने डेवलपमेंट तो चाहिए, सबको पता है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, विकास करना है, लेकिन विकास करना है, लेकिन किन शर्तों पर विकास करना है, कि विकास की शर्त ये होनी चाहिए कि पर्यावरण को किसी प्रकार नुकसान पहुंचाए बिना ही हमको अपना विकास करना है। पर्यावरण में ह्रास मतलब कमी, मतलब कि कोई भी पर्यावरण नुकसान या कमी पहुंचाए बिना ही हमको अपना विकास करना है, तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता के अनुसार समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या, सतत पोषणीय विकास के लिए रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1922 ने एजेंडा 21 अपनाया। अब ये है क्या, अभी इसके लिए एक सेपरेट आपको अलग सा 5 मिनट का वीडियो दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि ये ब्राज़ील की एक राजधानी थी रियो डी में। वहाँ एक सम्मेलन हुआ था जो पृथ्वी के बढ़ते हुए टेम्परेचर को लेकर के एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें कुछ पॉइंट्स साइन किए गए थे, कुछ मुद्दे अपनाए गए थे। उस मुद्दे को हम पढ़ेंगे, उसमें उस सेपरेट वीडियो एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत क्या आता है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ क्या है कि हमको अपना विकास करना है, लेकिन उस विकास की शर्त क्या होनी चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास करना है। नेक्स्ट, संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन क्या है देखते हैं, 1 मिनट। संसाधन नियोजन, ठीक। तो नियोजन, पहले नियोजन की मीनिंग समझ लीजिए। नियोजन को बोलते हैं इंग्लिश में प्लानिंग। मतलब हमको अपने संसाधनों का यूज कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो इस टॉपिक के अंतर्गत है, ठीक है। परिभाषा क्या है, यह ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है। मतलब संसाधन नियोजन में क्या होगा कि जो भी हमारे पास संसाधन मौजूद है उनका हम सदुपयोग करेंगे, सही तरह से उपयोग करेंगे, जिससे वो हमारे वो संसाधन
पहली चीज़ तो हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान न पहुंचाए, ठीक है, और हमारा भी विकास का स्तर उससे ठीक तरीके से होता रहे। तो संसाधन नियोजन की ज़रूरत, अब मेनली क्यों ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हमें संसाधन नियोजन करने की, तो देखते हैं क्या क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर संसाधन की आपूर्ति सीमित है, मतलब बहुत सारे जो ऐसे रिसोर्सेज संसाधन मौजूद हैं वो सीमित है। सीमित मतलब उसकी लिमिट है, वो कुछ समय बाद ख़त्म हो ही जाएंगे। जैसे फॉसल फ्यूल वगैरह हो गया, खादानों से निकलने वाले हमारे ऊर्जा स्रोत हो गए, उन सब की एक लिमिटेशन है, वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमको एक प्लानिंग के साथ उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक अच्छा प्लान बना करके कि किस तरह से यूज़ करेंगे कि वो बहुत समय तक चल सकें। सेकंड पॉइंट क्या है कि देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। अब विविधता का मतलब समझिए कि अलगाव मतभेद जिसको बोला जाता है, कि देश में जो संसाधन की उपलब्धता है, हमारे देश में अब कहाँ कितना संसाधन मौजूद है, इसमें अलग अलग विविधता, अलग अलग मत है, तो वो हमें उसकी सही जानकारी नहीं हो पाई है। थर्ड पॉइंट क्या है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल नॉर्मल सब लोग देख सकते हैं कि अगर हम हद से ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, ट्रक यूज़ करते हैं, बस वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आज समय हर लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन का स्तर भी ज़्यादा होता है। तो मेनली हमें थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन लेवल को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, संसाधन का नियोजन आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। संसाधन का नियोजन आत्मनिर्भर होने के लिए ज़रूरी है, मतलब अगर हमें आत्मनिर्भर होना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का नियोजन करना पड़ेगा, उसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता क्या होगी, बढ़ेगी। देश का विकास संसाधनों के सदुपयोग से होता है। हमारे जो देश का जो विकास है, हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, वो किस चीज़ से होगा, अगर हम संसाधनों का सदुपयोग करेंगे तो हमारी कंट्री भी ग्रोथ करेगी और नेचर को भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। भारत में संसाधन नियोजन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में संसाधन नियोजन। अब नियोजन क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, तो हम देखते हैं इसमें। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, हमको पता है, सब लोग जानते हैं कि अगर हमको एक रिसोर्सेज अपना उसको एक नियोजन करना है, एक प्लान बनाना है, तो एक आसान टर्म नहीं, उसके लिए एक प्रक्रिया है, कुछ हमें स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके निम्नलिखित सोपान है। सोपान का मतलब होता है स्टेप, ठीक है, उसके अलग अलग चरण है। अब चरण क्या क्या होते हैं, फर्स्ट क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना चाहिए। मतलब हमारे भारत में या जो भी किसी कंट्री से हम लोग भारत में रहते हैं, भारत की बात करते हैं, कि हमारे भारत में जो अलग अलग स्टेट हैं, ठीक, हर स्टेट में हमें ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस जगह पे कौन सा रिसोर्स ज़्यादा पाया जाता है, उसकी एक हमें तालिका, एक चार्ट बनानी चाहिए। और चार्ट बना क्या करेंगे, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधन गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना होगा। अब देखिए क्या समझते हैं, पहले हमें क्या करना चाहिए कि स्टेट वाइज अलग अलग किस स्टेट में कौन सा रिसोर्स मौजूद है, उसकी एक हम लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट बनाने के बाद इस कार्य के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, इस कार्य के लिए आप वहाँ के जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मानचित्र बनाना होगा, एक हम उसका मैप बनाएंगे और मैप में शो करेंगे, मैप के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे किस जगह पे सोना अधिक है, किस जगह पे कोयला अधिक है, कहाँ से कौन सा संसाधन हमें अधिक मिलेगा, उसको मानचित्र के अकॉर्डिंग शो करेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी हो सके। और नेक्स्ट है, और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। उसका मीनिंग समझिएगा, कहाँ पे किस संसाधन, मतलब किस रिसोर्स की क्या क्वालिटी और कितनी मात्रा में मौजूद है, उसका एक हमको अनुमान लगाना पड़ेगा और उस अनुमान के मापन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, जिससे हम संसाधन का नियोजन कर सकें। इसका एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो
संसाधन विकास योजना मतलब जो भी हमारे यहाँ संसाधन है उसका किस तरह से हमको डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जो योजना बनाई जाती है, स्कीम्स बनानी होगी और उसको लागू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उपयुक्त जो भी हमारे पास अभी प्रौद्योगिकी मतलब हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी मौजूद है, कौशल जो स्किल हो गया, और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा। मतलब एक संस्थाएं तैयार करें और उसका एक नियोजन ढांचा मतलब एक ढांचा तैयार करके कि हमें क्या क्या वर्क करना है और उस पे इस टर्म्स को ध्यान देते हुए हम अपने संसाधन को क्या कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं, उसका एक सही इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो समन्वय, पहले तो वर्ड समझिए समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठाना। तो संसाधन विकास योजना एवं राष्ट्रीय विकास योजना ये दो अलग अलग स्कीम्स है। इन दोनों स्कीम्स में हमें क्या करना पड़ेगा, एक तालमेल बैठाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह अपने देश का विकास कर रहे हैं उस देश के विकास के साथ साथ हमारे जो रिसोर्स है उनका भी डेवलपमेंट होते रहे। मतलब अगर हम राष्ट्रीय विकास योजना राष्ट्र का विकास करेंगे उसके साथ साथ संसाधनों का विकास भी होते रहेगा। इन दोनों में तालमेल होना चाहिए, दोनों एक साथ बढ़े, देश भी बढ़े और हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो, डेवलप हो। फिर संसाधनों का सर्वेक्षण। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग एवं अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब देखा जाए क्या है संसाधनों का संरक्षण, इसमें क्या है, संसाधनों का विवेकहीन उपयोग। विवेकहीन मतलब बिना सोचे समझे अपने विवेक को खो करके उपयोग करने या बहुत ज़्यादा उपयोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी हमारी सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, और नेचर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अगर हमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अगर इन सब से बचना है तो हमें संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो देखनी चाहिए। पहला, अधिकतर संसाधन अनवीकरण योग्य है। अनवीकरण का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब उसे दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों जरूरी है, कि मतलब हमें क्या ज़रूरत है संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, तो क्यों आवश्यकता है, तो उसकी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अधिकतर संसाधन अनवीकरण योग्य है। अनवीकरण योग्य का मतलब क्या होता है कि नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम दोबारा रीन्यू मतलब कि उसे दोबारा से नहीं पा सकते हैं, इसलिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। दूसरा है, देश का आर्थिक विकास काफ़ी हद तक इन संसाधनों के सही प्रबंध पर निर्भर करता है। मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक, मतलब मैक्सिमम जो है ना, इन संसाधनों का सही प्रबंधन पे ही निर्भर करता है। मतलब अगर संसाधन रहेगा तो ही हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होगी, और उसके लिए अगर संसाधन को सही कैसे रखा जा सकता है तो उसके लिए हमें उसे संरक्षण करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, संसाधनों का लापरवाही से उपयोग उन्हें समाप्त कर सकता है। अगर हम संसाधन को बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को अपने यूज़ कर रहे हैं, लापरवाही से यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम क्या हो जाएगा, वो रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे और फिर आने वाले जनरेशन को ना वो देखने के लिए मिलेंगे, ना ही उस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे, प्लस उसके साथ बहुत सारी हमारे पर्यावरण को बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न होते जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि संसाधनों को लापरवाही से उपयोग उन्हें समाप्त कर सकता है, इसलिए उसे लापरवाही से उपयोग नहीं करना है। संसाधनों का अत्यधिक शोषण पर्यावरण को नष्ट कर सकता है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा संसाधन शोषण मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण को नष्ट कर सकता है। मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट समाप्त हो जाएगा। मतलब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भू संसाधन। भू का मतलब क्या था, भूमि, और संसाधन मतलब रिसोर्सेज, मतलब भूमि से जुड़े जो रिसोर्सेज है वो भू संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं क्या है, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम सभी को पता है कि जो भूमि है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। अब क्या क्या इसमें आते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है,
प्राकृतिक वनस्पतियाँ हो गई, वन्य जीव हो गए, मानव जीवन हो गया, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। मतलब अगर भूमि होगा ही नहीं तो ना ही कोई वनस्पतियाँ होंगी, ना ही कोई वन्य जीव होंगे, ना ही मानव जीवन होगा, और ना ही कोई आर्थिक क्रियाएं होंगी। परिवहन भी सुचारू रूप से नहीं चल सके, भूमि है ही नहीं, परिवहन कहाँ से किया जाएगा, तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित। ठीक है, तो बहुत सारी संचार व्यवस्थाएं भी क्या है, हमारी भूमि पे ही आधारित है, इसी पे डिपेंड करती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। ये जो ग्राफ है पाई ग्राफ, इस पाई ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो ब्लू कलर से मेंशन किया गया है, ये हमारा अगर इस हमारा जो अर्थ है, अर्थ को ऐसे 3 पोर्शन में बांटा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लू कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये ब्लू कलर क्या है, मैदान है। क्या है, मैदान। मतलब हमारे जो अर्थ पे कितना मैदानी पोर्शन है वो ये है। ठीक, भूभाग की बात हो रही है, जल पोर्शन नहीं, पूरी पृथ्वी की केवल भूभाग की बात हो रही है। फिर दूसरा क्या, पर्वत। ये जो कलर है ये आपका पर्वत को दिखाता है कि कितने पोर्शन, मतलब कि 43% मैदान है, 30% पर्वत है, और 27% क्या है, पठार है। ठीक, तो अब देखते हैं क्या क्या है। 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मतलब अभी हमने इस ग्राफ में देखा भी कि 43% क्या है, मैदान है, जो भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, उद्योग, इंडस्ट्रीज वगैरह के विकास के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पॉइंट, कि पर्वत पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग पे विस्तृत है। मतलब जो पर्वत है वो हमारे अर्थ का जो भूभाग है उसके 30% पोर्शन पे क्या है, केवल पर्वत है। सी, देश का क्षेत्रफल लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, हम लोग जहाँ रहते हैं वो पठारी क्षेत्र है। मतलब जो 27% हिस्सा है वो पठारी हिस्सा है, पठार क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। मतलब यहीं पे जो सारे खनिज है, मिनरल्स है, जीवाश्म ईंधन है, मतलब फॉसल फ्यूल है, वन हो गया, इन सब का अपार संचय कोष, मतलब इसी पठारी भाग में ही ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, एक क्षेत्रफल, वैसे आपको एक बात और बता देते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो हमारा भारत है वो वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट, भू उपयोग। अब भू उपयोग क्या है, कैसे करना है, तो देखते हैं। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक, क्या क्या चीज़ें हैं तो देखते हैं। पहला, भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, कहाँ कहाँ भू संसाधन का उपयोग करेंगे, पहला हम वनों में यूज़ करेंगे, वन जो होंगे हमारे भूमि के एक भाग पे होंगे। फिर दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध मतलब जो कृषि के लिए उपलब्ध भूमि नहीं है, वहाँ कृषि नहीं की जा सकती है। तो कौन कौन से पार्ट इसमें आएंगे, जैसे बंजर भूमि हो गई, मतलब जहाँ पे कृषि होती नहीं, या कृषि अयोग्य भूमि हो गया। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, गैर कृषि प्रायोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग आदि। मतलब जहाँ पे इमारतें, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, कॉलोनी बसाई गई हैं, ठीक है, वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है। तो ये सब जो भूमि है वो कृषि के लिए अनुपलब्ध, मतलब कि कृषि के लिए उपलब्ध भूमि नहीं है। थर्ड पॉइंट इसका क्या आ जाता है कि प्रति भूमि या अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, प्रति भूमि क्या है, तो अस्थायी चारागाहों या अन्य गोचर भूमि, जहाँ पे चारागाह, जहाँ पे हम अपने एनिमल्स के लिए चारा ला सकते हैं, जहाँ पे, या अन्य गोचर भूमि। गोचर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, घास के मैदान भी गोचर भूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे घास का मैदान है तो वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है। सेकंड पॉइंट क्या है, विविध वृक्ष, यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं, अलग अलग तरह के वृक्ष फसलों हो गया, मतलब जहाँ पे वृक्ष बहुत ज़्यादा लगाए गए, वृक्ष की जहाँ फसल होती है। तथा उपवनों के अधीन भूमि। ठीक है, उपवन मतलब कि जहाँ पे बागीचे वगैरह बसाए गए हैं, उपवन बसाए गए हैं, ठीक, उन लोग के अधीन जो भूमि है वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है। जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है, मतलब कि जो ये सारी चीज़ें जो हैं जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है, जहाँ पे खेती की जाती है उनमें मौजूद नहीं है। तीसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ पर 5 से अधिक वर्षों से कृषि नहीं की गई हो। मतलब बहुत सारी ऐसी भूमि है
खाली है लेकिन 5 से अधिक वर्षों से वहाँ पे खेती नहीं की गई, उसको हम क्या बोलते हैं, कृषि योग्य अयोग्य भूमि है। फोर्थ पॉइंट क्या, परती भूमि। परती तो आप लोग ने वर्ड सुना भी होगा, जमीन परती पड़ा हुआ है, ठीक है। तो परती मतलब क्या, वर्तमान परती। परती बोलते किसको हैं, जहाँ पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक खेती ना की गई हो। जहाँ पर मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई, उसे परती भूमि बोले। अब कृषि वर्ष समझ लीजिए, कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून का जो समय होता है उसको कृषि वर्ष बोलते हैं। एक कृषि वर्ष, कृषि वर्ष कब से कब तक होगा, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का जो समय होगा उसे कृषि वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि जहाँ पुरातन परती, पुरातन मतलब बहुत पहले समय से परती पड़ी आ रही है, मतलब कि 1 या 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई, उसे पुरातन परती के अंतर्गत रखा जाएगा। 5वां क्या है, शुद्ध नीवल या बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र शुद्ध नीवल या बोए गए क्षेत्रों में जोड़ा जाता है। वहाँ तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, मतलब जहाँ पे मेनली कृषि की जाती है, ठीक है, वो किस में आएंगे, शुद्ध नीवल या शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र उसको बोला जाएगा। जहाँ पे हमेशा कृषि की जाती है, जहाँ पे कृषि से जहाँ अनाज निकल के आ रहा है, समय जहाँ पे कृषि हो रही है वही शुद्ध नीवल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हैं, उसे अलग से फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक। तो स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक, बाय।